मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र जश्न मनाते हुए अपने अपने घरों को वापस लौट गए हैं। प्रदर्शनकारियों के लौटते ही जंतर मंतर पर साफ सफाई का काम भी शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। एनडीएमसी की करीब 500 लोगों की टीम ने जंतर मंतर पर देर रात तक काम किया। प्रदर्शन के लिए बनाया गया मंच हटाया गया। एक दिन पहले जिन बैरिकेड्स को वेल्डिंग से जोड़ा गया था, उन्हें एक एक करके हटा दिया गया। 36 दिन से जंतर मंतर पर कूड़े का अंबार लगा था, जिसे हटाया गया है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान वॉलंटियर साफ सफाई करते थे, लेकिन बावजूद इसके पूरे इलाके में काफ़ी कूड़ा जमा हो गया था, जिससे एनडीएमसी के सफाई कर्मियों ने रात भर मेहनत करके हटाया है। प्रोटेस्ट के दौरान जिन पुलिस वालों को जंतर मंतर पर तैनात किया गया था, वो भी देर रात लौट गए। अब आधी रात के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर डीसी श्रीवास्तव भी जंतर मंतर पर पहुंचे। प्रोटेस्ट के बाद के इंतजामों का जायजा उन्होंने लिया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों को उन्हें समझा बुझाकर लौट जाने के लिए कहा। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर जंतर मंतर के इस इलाके में, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन के लिए मंच लगाया गया था, उस पूरे इलाके को प्रदर्शन खत्म होने के बाद हटाया गया। एक एक करके मंच पर रखे सामान हटा लिए गए। फिर धीरे धीरे एनडीएमसी की टीम ने वहां पर मौजूद कूड़े को हटाया। पुलिस बैरिकेडिंग को हटाया गया। सीजेपी प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल होने के लिए आ रहे थे, उनके लिए सबसे मुख्य मार्ग था संसद मार्ग। कनॉट प्लेस तक आने के बाद संसद मार्ग से सीधे आते थे और टॉलस्टॉय मार्ग तक आके वो सीधे जंतर मंतर के स्पॉट पे, धरना का जो स्पॉट था, प्रोटेस्ट का जो स्पॉट था, वहां पे पहुंच जाते थे। और ये पूरा इलाका लोगों से भरा हुआ था पिछले एक सप्ताह से। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद से जैसे ही सीजेपी ने इसको कॉल ऑफ किया, इस स्ट्राइक को, इस धरने को, उसके बाद यहाँ पे लोगों की तादाद कम होने लगी। रात के 2 बजे का हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब कोई लोग नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सुरक्षा कर्मी हैं और इसके साथ साथ एनडीएमसी के सफाई कर्मी हैं। इस जगह को एक तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा किले के रूप में तब्दील कर दिया गया था। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये जयसिंह रोड है और यहाँ से सीधे दिल्ली पुलिस मुख्यालय को रास्ता जाता है। इसीलिए यहाँ पे न सिर्फ बैरिकेडिंग की गई थी, बल्कि उसको इस तरह से वेल्ड कर दिया गया था कि कोई भी लोग अगर जाना चाहे तो वो आगे नहीं बढ़ सकते वेल्डिंग की वजह से। और यही हाल किया गया था दूसरी तरफ संसद मार्ग पे ही पुलिस स्टेशन है दिल्ली पुलिस का, तो वो पुलिस स्टेशन की तरफ जाने वाला जो रास्ता था, वो उसको इस तरह से कवर कर दिया गया था कि यहाँ से आगे कोई भी ना जा पाए। तमाम जो बैरिकेडिंग होती है उसको एक दूसरे से वेल्ड कर दिया गया था और साथ ही नीचे ड्रिल करके और एक दूसरे से जोड़ दिया गया था, ऐसे कि अगर भीड़ के द्वारा अगर धक्का दिया जाता है तब भी वो बैरिकेडिंग न हटे। लेकिन जैसे ही प्रोटेस्टर्स यहाँ पे गए, खुद प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स को हटा लिए गए और अब जो एनडीएमसी की टीम है, इस पूरे इलाके में 500 से ज्यादा सफाई कर्मियों की टीम है, जो कोशिश कर रही है कि तमाम इलाका जो है वो क्लियर कर दिया जाए। और अब जबकि यहाँ से आंदोलनकारी चले गए हैं, लोग नहीं हैं, तो पुलिस और प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि इस रास्ते को ओपन किया जाए, जो बैरिकेडिंग थी उसको हटा दिया जाए और इस पूरे इलाके में साफ सफाई एक बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पे जो प्रोटेस्टर पिछले 1 महीने से अधिक वक्त से थे, तमाम दीवारों पे स्लोगन्स लिखे हुए थे, गंदे गंदे नारे लिखे हुए थे, उन सब को व्हाइट वॉश से साफ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ पुलिस पार्टी के द्वारा बैरिकेडिंग हटाने के बाद अब ये कोशिश की जा रही है एनडीएमसी के द्वारा कि कहीं पे भी कोई गंदगी नजर ना आए और कल अगर दिल्ली वाले इस रास्ते से गुजरे तो उनको ये एहसास भी ना हो कि यहाँ पे पिछले 1 महीने से कोई प्रदर्शन हो रहा था और वो प्रदर्शन इतना उग्र था कि उसमें दिल्ली पुलिस के कई आईपीएस ऑफिसर घायल हुए, यहाँ पे आंसू गैस के गोले चल रहे थे। लेकिन अब सब कुछ शांत हो चुका है। कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को दे दी है। नेतृत्व में यह बदलाव ऐसे वक्त हुआ है जब भारत की शिक्षा व्यवस्था बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम लाने में जुटी है। सरकार को उम्मीद है कि जोशी के अनुभव से शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सुधारों को गति मिलेगी। अब शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो पीएम मोदी की उम्मीदों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है।
अब उनसे पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो इस विभाग को बहुत सही तरीके से, क्योंकि जिस तरीके का गुस्सा युवाओं में देखने को मिला है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, अब सरकार कितनी गंभीर है और यही वजह है कि एक नया कानून, पूरी व्यवस्था बदलने की कोशिश अब की जा रही है। इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। उनको पता है कि युवा देख रहा है, युवा जवाब भी मांगेगा जब टाइम आएगा। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की सारी मांगे मान ली। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जिसके बाद छात्रों ने जश्न मनाते हुए अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। जंतर मंतर भी खाली हो गया और देर रात देश को नया शिक्षा मंत्री भी मिल गया। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की कमान अब प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। शनिवार देर रात को ऐलान होने के बाद प्रहलाद जोशी का पहला रिएक्शन भी आ गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और उनकी अपेक्षा पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity under Prime Minister's guidance. लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव वाले प्रहलाद जोशी बीजेपी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने संगठन से लेकर केंद्र सरकार तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। वे मोदी सरकार में अब तक कई अहम मंत्रालयों की कमान संभाल चुके हैं। अब पीएम मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में शिक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन उन्हें जिन परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी मिली है वो बेहद चैलेंजिंग है। शिक्षा मंत्रालय संभालने के साथ ही प्रहलाद जोशी पर शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक की समस्याओं को खत्म करने की बड़ी जिम्मेदारी है। प्रहलाद जोशी के सामने इस वक्त 3 बड़े चैलेंज हैं। पहला, भरोसा बहाल करना। पेपर लीक के बाद छात्रों को भरोसा दिलाना कि अब परीक्षाएं पारदर्शी होंगी। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जमीन पर उतारना। नई शिक्षा नीति और नया स्कूल पाठ्यक्रम समय पर लागू करना। और तीसरा, डिजिटल और ग्लोबल शिक्षा, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना और भारतीय संस्थानों को इंटरनेशनल लेवल का बनाना। सरकार को उम्मीद है कि जोशी के अनुभव से शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सुधारों को गति मिलेगी। नीट विवाद के बाद सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पुनर्गठन शुरू किया है। सरकार ने अब आउटसोर्सिंग के नियम बदलने, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और मजबूत टेक्निकल सिक्योरिटी लगाने का प्रस्ताव दिया है। परीक्षा विवादों के बाद सरकार मंत्रालय और एनटीए के कामकाज को सुधारने के लिए प्रशासनिक बदलाव करके पूरी व्यवस्था बदलने की कोशिश में लगी है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय के टॉप अधिकारियों में भी बदलाव किए गए। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाकर नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है। वहीं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की कमान अब टीके अनिल कुमार के पास है। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय दिए जाने पर कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि वो उनके काम को देखेंगे और उनसे यही उम्मीद है कि वो पेपर लीक रोकने की कोशिश करेंगे। हमारा जो कंसर्न था, जो डिमांड था, वो मीट हो गया है। सारे युवा से वो डिमांड रेजोनेट हुआ, इसलिए पूरे देश भर में ये आंदोलन चला। जो भी अगले
एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे। उनको पता है कि युवा देख रहा है, युवा जवाब भी मांगेगा जब टाइम आएगा। तो अच्छा काम करिए, युवाओं के हित में काम करिए, पेपर लीक रोकिए एंड जो हमारे सजेशंस थे डिमांड चार्टर में 5 पॉइंट के, उनको इम्प्लीमेंट करिए। आपसे बहुत जल्दी हम मिलेंगे, जो भी नए एजुकेशन मिनिस्टर है। सरकार ने वादा किया है कि 1 महीने के अंदर हम लोग मिलेंगे, तो देखेंगे क्या होता है। शिक्षा मंत्रालय में ये बदलाव ऐसे समय हुआ है जब भारत की शिक्षा व्यवस्था बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। एक तरफ सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम लाने में जुटी है। दूसरी तरफ नीट, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक के आरोपों ने छात्रों और अभिभावकों का भरोसा हिला दिया है। नए मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा प्रणाली में लोगों का विश्वास दोबारा बहाल करना है। अब पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर पर जारी छात्रों का युवा आंदोलन खत्म हो चुका है। मोदी सरकार ने छात्र संगठन की सभी मांगे मान ली हैं। 3 राउंड की बैठक के बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। आंदोलन खत्म होने के ऐलान के साथ ही छात्र अपने घरों को लौट गए हैं। सरकार ने भरोसा दिया कि छात्रों के 5 पॉइंट चार्टर पर सरकार विचार करेगी, जिससे भविष्य में पेपर लीक माफियाओं से निपटा जा सके। सरकार ने मानी छात्रों की मांग, खत्म हुआ छात्रों का प्रोटेस्ट। धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी, 36 दिन बाद घर लौटे प्रदर्शनकारी। जंतर मंतर पर लगा मंच हट गया, बैरिकेड्स हटा लिए गए। पुलिसकर्मी भी लौट गए और 36 दिन से जंतर मंतर पर जमा कचरे को भी हटा लिया गया। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर 36 दिन बाद जंतर मंतर की तस्वीर अब ऐसी दिख रही है। छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है, सारे प्रदर्शनकारी घर लौट गए हैं, लेकिन ये सब हुआ 36 दिन तक चले प्रोटेस्ट के बाद। दो जिम्मेदारी एनडीएमसी के पास अब है कि 1 महीने से अधिक वक्त से अगर यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, हजारों लोगों की भीड़ थी, तो जो भी कूड़ा इस इलाके में उसको हटाना, और इसके साथ साथ वो जेनजी का जो प्रोटेस्ट था, तो चाहे एनडीएमसी इलाके में हो या खासकर जंतर मंतर के इलाके में हो, यहाँ की दीवारों को जिस तरह से रंग दिया गया था, वहां पे जो स्लोगन्स लिखे गए थे, उन सबको भी हटाया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि सुबह के वक्त जब आम लोग इस इलाके में पहुंचे तो वही पुराना जंतर मंतर दिखे, वही पुराना एनडीएमसी का इलाका दिखे, जहां सब कुछ साफ है, स्वच्छ है। शनिवार को छात्रों की सबसे बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की बाकी मांगे भी मान ली, जिसके बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल बन गया। रुक जाओ, कंफर्म है, इससे आया कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है। दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर शुरू हुआ जश्न शाम तक चलता रहा। जब तक सरकार और प्रदर्शनकारियों की मीटिंग का नतीजा सामने आया, जंतर मंतर पर हजारों छात्र झूमते रहे, गाते रहे।
प्रदर्शनकारियों के डेलीगेशन और सरकार के बीच में बैठक में सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली। मीटिंग से पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके थे और मीटिंग में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने पर भी सहमति बन गई। 4 पॉइंट्स था, उसका लबो-लबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। Am I correct? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। इस मीटिंग में प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए 5 सूत्रीय चार्टर भी सरकार को सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस चार्टर का अध्ययन करेगी और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ आगे भी चर्चा जारी रखेगी। ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है, जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। सरकार और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। कोलकाता में छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने हिंसा और पत्रकारों पर हमला करने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में कोई भी छात्र नहीं है। ये सभी असामाजिक तत्व हैं जो शनिवार को सीजेपी की रैली में मौजूद थे और तोड़फोड़ में शामिल हुए थे। ये उपद्रवी छात्रों की आड़ में हिंसा फैलाकर माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे थे, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने एक्शन लिया था। इस पूरे मुद्दे पर खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी संज्ञान लिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में बेऊर जेल भेजा गया है। शनिवार शाम को पटना पुलिस ने तेज प्रताप को डाक बंगला चौराहे के पास मॉल से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस तेज प्रताप को सीधा थाना लेकर गई, दीघा थाना। देर रात तेज प्रताप यादव की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, जहां से तेज प्रताप यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। तेज प्रताप यादव बिहार बंद के कॉल के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ सड़क पर उतरे थे। इस पूरे मामले में तेज प्रताप यादव पर गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज है। तो डाक बंगला चौराहे के पास मॉल के पास तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया। लालू के बड़े बेटे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब भेज दिए गए हैं। बिहार में जिस तरह से स्टूडेंट्स ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे को लेकर के बिहार बंद का ऐलान किया था, उसमें शामिल हुए थे तेज प्रताप यादव। अब क्या कार्रवाई, क्या एक्शन उन पर लिया जाएगा? बहरहाल 14 दिन की वो न्यायिक हिरासत में है। तो आंदोलन समाप्त हुआ कहाँ है? आंदोलन तो निरंतर चलेगा। बिहार बुलाएंगे क्या? बिहार बुलाने के लिए तो हमने पोस्ट कर दिया अभिजीत जी को। कॉकरोच जनता पार्टी के जो हेड हैं वो आए बिहार, स्वागत है उनका। जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी बिहार को नर्क बनाने का काम किया है, इनके खिलाफ भी इनके भी इस्तीफा का मांग होना चाहिए। अब तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि सोमवार को तेज प्रताप की जमानत के लिए याचिका लगाई जाएगी। एफआईआर का कॉपी हमको नहीं मिला है, एगो अरेस्ट मेमो मिला है। उसमें सब तरह का सेक्शन लगा हुआ है, 307 का,
आपको मॉब को अच्छी भड़काने का, ऑफेंस करवाने का। इन्हीं बेचारा अरेस्ट हुआ है वहाँ से, सिटी सेंटर मॉल से 7:30 बजे। FIR रात में हुआ अभी। वो रिमांड में नहीं रहता है ना, रिमांड में है तो हम बेल वहीं पर फाइल किए हैं। तो मजिस्ट्रेट हमको कही है कि जो कल प्रोसेस से फाइल करिए मंडे को, हम सुने। अब नीट प्रोटेस्ट को लेकर बिहार बंद के दौरान शहर शहर बवाल हुआ तो सिवान में भीड़ उग्र हो गई। प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की, पुलिस बैरिकेड्स तोड़ी, लाठी डंडों से हमला किया। इस दौरान पथराव की घटना में 2 DSP, जिले के SP समेत 30 पुलिस वाले घायल हुए हैं और हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से बल प्रयोग भी किया गया। पहले टीयर गैस और फिर हवाई फायरिंग की गई, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। अब सिवान पुलिस प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों की फुटेज के जरिए पहचान कर रही है। तो बिहार में सिवान में कल जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन के दौरान जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस के ऊपर लाठी डंडे और पत्थरों की बरसात कर दी थी, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और इस दौरान हवाई फायरिंग की गई, टीयर गैस के शेल्स दागे गए और जिसके चलते कई घायल हुए हैं प्रोटेस्टर्स। और इसके पूरे मामले को देखते हुए पुलिस अब वीडियो के जरिए उन लोगों की पहचान कर रही है जो उपद्रव कर रहे थे। छपरा, औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, ये अलग अलग बिहार के जिलों की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कल प्रदर्शन हुआ था और इस दौरान सबसे ज़्यादा हिंसा सिवान में हुई थी, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, हवाई फायरिंग हुई थी जिसमें कई लोग घायल हुए थे और हाथों में AK-47 लिए पुलिस की जो तस्वीर आई थी उसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था और साथ ही साथ आरोप लगाया था कि पुलिस की ओर से AK-47 से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। बहरहाल पुलिस तमाम जो वीडियो सामने आए थे उसके बाद उनकी जांच कर रही है और जो उपद्रवी इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। तो ये प्रोटेस्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं, लाठी डंडों से किस तरह से हमला किया जा रहा है और जिन लोगों ने इस प्रदर्शन में हिंसा फैलाई है अब उनकी जांच की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ करके यहाँ पर ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद बैरिकेड से उतरने के बाद एक एक करके सभी लाठियाँ उठाते हैं और कैसे पुलिस की टीम पर हमला करने की फिराक में ये लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पुलिस की टीम को भी बल का प्रयोग करना पड़ा और कैसे इन प्रदर्शनकारियों को वहाँ से हटाया गया। बिहार बंद के दौरान भारी बवाल। छात्रों के प्रोटेस्ट में चले पत्थर, हुई आगजनी। देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। ये ईंट बड़े बड़े ईंट बरसाए गए हैं, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, ईंट बरसाए जा रहे हैं। देखिए सिवान प्रोटेस्ट में हिंसा, पुलिस ने की फायरिंग। किस तरह से देखिए ईंट बरसाए जा रहे हैं। हिंसक भीड़ पुलिस पर पत्थर फेंक रही है। पुलिस वाले खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर बेकाबू हुई भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। पहले पुलिस ने पत्थरबाजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश की। पत्थरबाजों की तरफ जमकर पत्थर उछाले। इससे बात नहीं बनी तो प्रदर्शनकारियों की तरफ टीयर गैस के गोले दागे। और जब इससे भी भीड़ कंट्रोल नहीं हुई तो पुलिस को एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ
बुलाए गए बिहार बंद के दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और हिंसा की ये तस्वीर बिहार के सिवान की है। सिवान में शनिवार को भारी बवाल हुआ। जिले के गांधी मैदान से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कुछ ही देर में उग्र रूप ले बैठा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक के बाद जमकर पथराव होने लगा, जिसमें 2 डीएसपी और सिवान के एसपी पूरन कुमार झा समेत 30 पुलिस वाले घायल हो गए, जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दस राउंड आंसू गैस के गोले दागे और 6 से 8 राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। हवाई फायरिंग हुई तो अफवाह फैलने लगी। प्रदर्शनकारियों पर गोली मारने के दावे किए जाने लगे, जिसके बाद सिवान पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर इस पर सफाई दी। बताया गया कि सिवान में पुलिस फायरिंग में किसी की मौत नहीं हुई है, कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले के अलावा 6 से 8 राउंड फायरिंग की है। कई घंटे तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोर आजमाइश के बाद पुलिस ने हालात पर कंट्रोल किया। जिसके बाद पुलिस पर पथराव के आरोप में कुछ प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिया। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। हम लोग ने फोटो वीडियोग्राफी करवाया है। जो भी लोग आए थे, यहाँ के थे, बाहर के थे या किसी अन्य जिले के थे या हमारे अपने जिले के थे, सभी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ड्रोन के माध्यम से हमने करवाया हुआ है। FIR दर्ज करके जो भी विधि व्यवस्था को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उनकी अरेस्टिंग हम लोग शाम से करने का प्रयास कर रहे हैं। काफी लोगों को हमने यहाँ से डिटेन किया है जो उपद्रव फैला रहे थे। धन्यवाद। सिवान में हुई हिंसा में पुलिस के लाठीचार्ज और फायरिंग से छात्रों के घायल होने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। लंदन से लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर पोस्ट पर तेजस्वी ने छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने पर सवाल उठाया। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की। AK-47 से भी फायरिंग की गई। जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सिवान में हिंसक प्रोटेस्ट के दौरान गोली चली तो राजधानी पटना में भी छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान जमकर बवाल हुआ। पटना के जेपी गोलंबर पर शनिवार को एक बार फिर छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। पुलिस की गाड़ी पलट दी और खूब हंगामा किया। छात्रों के हंगामे को हिंसक होते देख पुलिस ने एक्शन शुरू किया और फिर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। बिहार बंद के दौरान सिवान और पटना के अलावा कई दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हुए। छपरा, औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर, पूर्णिया और सीतामढ़ी जैसे कई जिलों में प्रोटेस्ट के दौरान छात्र उग्र हो गए। पत्थरबाजी की और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बिहार बंद के दौरान छपरा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। औरंगाबाद में छात्रों के उग्र प्रदर्शन में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तो भागलपुर में बंद के दौरान छात्र संगठनों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ दुकानों में भी लूटपाट की। पूर्णिया में बंद समर्थकों की हिंसा को लेकर सतर्क पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया। तो सीतामढ़ी में छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान भारी बवाल और पत्थरबाजी हुई। देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। ये ईंट बड़े बड़े ईंट बरसाए गए हैं। छात्रों ने बीजेपी नेता की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की और गाड़ी में आग लगा दी। सासाराम में भी छात्रों के हिंसक प्रोटेस्ट में पथराव और भारी हंगामा देखने को मिला। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट खत्म हो गया,
लेकिन बिहार में इसे लेकर शनिवार को दिन भर जमकर उपद्रव हुआ, जिसके बाद अब पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर अभी भी सियासत जारी है। विपक्षी दलों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। राहुल गांधी ने इसे छात्रों की जीत बताते हुए पीएम मोदी और संघ को घेरने की कोशिश की। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी कई बड़े सुधार की जरूरत है। साथ ही 2027 के चुनाव को लेकर भी इससे सकारात्मक संकेत मिले हैं। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर, अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं। छात्र नौजवानों की जीत हुई है, इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है, हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही, और अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, अमृतकाल में दुनिया के बराबर खड़े होना चाहते हैं, अमृतकाल में आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो शिक्षा परीक्षा को, दोनों को, व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अहमदाबाद में लगातार हुई तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में पानी ने परेशानी बढ़ा दी है। अहमदाबाद में शहर से लेकर गांव तक भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अहमदाबाद के भावला और स्नाल क्रॉस रोड पर भारी जल जमाव हुआ। अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर 2 से 2.5 फीट पानी जमा हो गया। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। जल जमाव के बाद हालात इतने खराब हो गए कि अहमदाबाद राजकोट हाईवे के पास इंडस्ट्रियल पार्क में फंसे 900 से अधिक मजदूरों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और सेना की मदद लेनी पड़ी। जिस प्रकार से अहमदाबाद जिले में बरसात बरस रही है, आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद शहर के साथ साथ अहमदाबाद जिले के कई इलाकों की भी हालत खराब है। अहमदाबाद के बावला में भी पिछले 2 दिन में करीब 25 इंच बरसात हुई है और उसकी वजह से जो अहमदाबाद राजकोट हाईवे है वो काफ़ी हद तक बाधित हुआ है। और इसके अलावा जो यहाँ इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक पार्क हैं उसमें काम करने वाले मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं अंदर, और उन्हें रेस्क्यू करने की जो है कार्रवाई इस वक्त चल रही है। एसडीआरएफ की जो टीम है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसकी टीम की तरफ से यहाँ पे आप देखिए उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ से लाया जा रहा है। और कई बोट्स जो हैं एसडीआरएफ की और आर्मी की वो अंदर लगी हुई हैं। इसके साथ साथ ये मजदूर पिछले 3 दिन से जो फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ एसडीआरएफ की टीम लेकर के आ रही है। कहाँ, कितने टाइम से अंदर थे? 3 दिन से। अच्छा, क्या मतलब परिस्थिति क्या थी आप? पूरी मतलब ना खाने की टेंशन, मतलब वो था, खाने का प्रॉब्लम था, पानी का प्रॉब्लम था, बिजली का प्रॉब्लम था, किसी चीज का व्यवस्था नहीं है। तो क्या हालत क्या थी? डर लगा? हालत बहुत बुरा है इधर। तो आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं मजदूर, ये घबराए हुए हैं, ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो इन्हें प्रोटेक्ट करके यहाँ तक ले करके आए हैं। आप देखिए किस तरह से छाती तक के पानी में ये फंसे हुए थे और वहाँ से अब इन्हें पहले असिस्ट करके और बाद में कॉन्फिडेंस दे करके यहाँ तक बाहर लाया गया है। पानी बहुत है, पीने उन्ने में पानी का दिक्कत हो रहा है। टाका उका में पानी भर गया है तो कैसे पिएगा पानी? खाना वाना कैसे बनेगा? और बाकी पानी का लेवल बढ़ रहा था, उससे कोई डर वर तो नहीं लगा? कल लेवल बढ़ा था, थोड़ा डाउन हुआ है। अच्छा, तो इसीलिए बाहर निकल पा रहे हैं। जी जी जी।